डियर स्टूडेंट्स, गुटनिरपेक्षता को एक संगठन के रूप में अध्ययन करते समय हमें इसे अवधारणा और आंदोलन दूसरों से भिन्न रूप में समझना होगा। इसके सदस्य बनने के लिए क्या मापदंड रहे, उनमें क्या परिवर्तन आया और किस प्रकार इस संगठन के सदस्य राष्ट्र मिलकर आपस में मूल मुद्दों पर चर्चा करते हैं, उसके बारे में आज हम संगठनात्मक स्तर पर गुटनिरपेक्षता के अवधारणा की चर्चा करेंगे। जून 1961 में इसकी सदस्यता के लिए कुछ मापदंड निश्चित किए गए, जिसके आधार पर सदस्य राष्ट्र को उसका पालन करना आवश्यक था। लेकिन चूंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीतयुद्धकालीन राजनीति के कारण और दोनों प्रभावी गुटों के आपसी संघर्षों के कारण गुटनिरपेक्षता का स्वरूप स्पष्ट नहीं था, इसलिए नंबर 1 ये माना गया कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी स्वाधीन नीति का अनुसरण करे, उसका पालन करे, उसको अपनाए, ये जरूरी नहीं है। बस वो जो मूल मुद्दे होते हैं उन पर अपनी नीति या अपना रवैया या अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दे, इतना ही होना आवश्यक है। नंबर 2, गुटनिरपेक्ष राष्ट्र का सदस्य होने के लिए ये एक आवश्यक शर्त मानी गई कि जहाँ पर भी निरंतर राष्ट्रीय स्वाधीनता से संबंधित आंदोलन चल रहे हैं, उनका समर्थन किया जाना चाहिए, उन्हें समर्थन प्रदान करना चाहिए। नंबर 3, कोई भी सदस्य राष्ट्र बहुपक्षीय सैन्य गठबंधनों का, बहुपक्षीय सैनिक समझौतों की सदस्यता नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि बहुपक्षीय सैनिक गठबंधनों की सदस्यता लेने से सीधा साक्ष्य ये था किसी एक गुट या किसी एक सैनिक गठबंधन के साथ में प्रतिबद्धता स्पष्ट करना। 4th और 5th पॉइंट में माना गया कि द्विपक्षीय क्षेत्रीय सैनिक संधि, क्षेत्रीय का मतलब जिस भी क्षेत्र को वो प्रतिनिधित्व लेते हैं, जिस भी क्षेत्र में आपस में भी कोई तनाव है तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र से संबंधित ना तो कोई सैनिक संधि और ना कोई क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी संधियों का हिस्सा बनेगा। लेकिन इसमें यह देखना आवश्यक था कि यदि वो ऐसे किसी भी सैनिक संधि का सुरक्षा की दृष्टि से अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए सदस्य बनता है या करता है, तो ऐसे संधि या समझौते बड़ी शक्तियों के संदर्भ में नहीं होने चाहिए या उनका संबंध महाशक्तियों से प्रत्यक्ष रूप से नहीं होना चाहिए। वस्तुतः ये वो सैद्धांतिक आधार थे जो इसके सदस्य बनने के लिए माने गए। लेकिन हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि कोई भी देश, स्वतंत्र देश, यदि गुटनिरपेक्षता की सदस्यता ग्रहण करता है तो वो किसी भी रूप से किसी प्रतिबंध के अंतर्गत नहीं आता है, अपितु वो स्वेच्छा से अपनी नीति का निर्धारण करने की स्वतंत्रता भी रखता है। लेकिन मूल रूप से जो एक मत उभर कर आया वो ये कि कोई भी सदस्य राष्ट्र तभी उसका सदस्य बन सकता है जब वह सोवियत संघ या अमेरिकी गुटों में से किसी की भी सदस्यता नहीं रखता हो, क्योंकि ऊपर के जो 5 मापदंड हैं वो क्षेत्रीय आधार पर, सदस्य राष्ट्रों की अपनी स्थिति के आधार पर, उनके अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर परिवर्तित होते रहे समय समय पर। लेकिन ये जो मूल मत था कि वो किसी भी एक ब्लॉक का सदस्य नहीं हो, इसे एक मूल आधार के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। हमने जो अपवाद बताए, जो सदस्यता के आधार बताए, उसके कुछ अपवाद उस समय ही देखने को मिल गए। जैसे हमने बताया कि भाई सैनिक जो संगठन होते हैं उनकी सदस्यता नहीं लेनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन मिस्र, इराक, सीरिया, इन्होंने सैनिक जो संगठन थी, सैनिक सहायता थी, वो सोवियत संघ या अमेरिका से किसी न किसी रूप में ली। तो ये अपवाद हो गया जो हमने सदस्यता की आपको शर्तें बताई हैं, कंडीशंस बताई हैं। दूसरा अपवाद साइप्रस, इथोपिया, लीबिया, माल्टा, मोरक्को और सऊदी अरब, इन समस्त देशों ने भी अपने यहाँ पर किसी न किसी गुट को सैनिक अड्डे बनाने की अनुमति दी। तो कहने का आशय ये कि जिन सदस्यता को हम सामान्य सदस्यता के लिए आवश्यक मान रहे थे, परिवर्तित राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के कारण बहुत से देशों ने उन सदस्यता के नियमों का अनुसरण नहीं किया, लेकिन फिर भी वे सदस्य राष्ट्र बने रहे। इस प्रकार गुटनिरपेक्ष संगठन के स्तर पर भी हम गुटनिरपेक्षता की कोई सर्वमान्य परिभाषा, मापदंड एवं स्वरूप नहीं मानते हैं, उसका अभाव है। और संभवतः इसी ही कारण इसके लिए किसी भी स्थायी संस्थानों को का जिसको कहते हैं कि मूल स्वरूप उभर कर नहीं आया और उनका अभाव रहा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दों पर अपना मत रखने के लिए, अपनी भूमिका को स्पष्ट करने के लिए और एक
अलग दृष्टिकोण से तीसरी दुनिया और विकासशील देशों का संदर्भ प्रस्तुत करने के लिए, संगठनात्मक स्तर पर समन्वय स्थापित करने के लिए इसके दो संगठन हम देखने को मिलते हैं। पहला है समन्वय ब्यूरो और दूसरा है शिखर सम्मेलन। समन्वय ब्यूरो और शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन में दो तरीके के सम्मेलन होते हैं, एक तो विदेश मंत्रियों का सम्मेलन और दूसरा शिखर सम्मेलन। अब पहला पक्ष हम स्पष्ट करते हैं, समन्वय ब्यूरो। वस्तुतः पहले इसमें समन्वय ब्यूरो का मेन काम क्या है? समन्वय ब्यूरो एक तरीके से जो भी शिखर सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों से संबंधित चर्चाएं की जाती हैं, कार्य योजना बनाई जाती हैं, मुद्दे निर्धारित किए जाते हैं, मत स्पष्ट किए जाते हैं, उनको एक तरह से उनकी कार्य योजना तैयार करता है, उनकी एक पूर्व भूमिका तैयार करता है। प्रारंभिक स्तर पर समन्वय ब्यूरो के 17 सदस्य थे जिनको सर्वसम्मति से नामजद किया जाता था, लेकिन मार्च 1983 के बाद में जो शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ, इसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 66 या 66 कर दी गई। इसे क्षेत्रवार प्रतिनिधित्व दिया गया, जिसमें अफ्रीका से 31, एशिया से 23, लैटिन अमेरिका से 10 और यूरोप से 2 सदस्य। ये देखिए, अफ्रीका से 31, एशिया से 23, लैटिन अमेरिका से 10 और यूरोप से 2 सदस्य लिए गए और ये सभी सदस्य निर्वाचित होते हैं, इनका निर्वाचन किया जाता है। यह है समन्वय ब्यूरो। लेकिन अब दूसरा है शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन को हमने 2 भागों में विभाजित किया, एक तो विदेश मंत्रियों का सम्मेलन और दूसरा शिखर सम्मेलन। विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में किसी भी प्रकार की कार्य योजना तैयार करने का कार्य किया जाता है, जो शिखर सम्मेलन के लिए एक तरीके का दिशा निर्देश आधार तैयार करती है। जो विदेश मंत्रियों के सम्मेलन है वो किसी भी मुद्दे पर आकस्मिक या असाधारण बैठक को भी आमंत्रित कर सकता है। शिखर सम्मेलन प्रत्येक 3 वर्ष बुलाया जाता है और इसके अंतर्गत गुटनिरपेक्ष देशों के जो शासनाध्यक्ष होते हैं, जो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, वही इसमें भागीदारी करते हैं। इस प्रकार से गुटनिरपेक्ष में हम 4 प्रकार के सदस्य देखते हैं: पूर्ण सदस्य, पर्यवेक्षक सदस्य, पर्यवेक्षक गैर राज्य सदस्य, मतलब जो मेंबर नहीं है लेकिन पर्यवेक्षक हैं, और 4th हैं अतिथि या गेस्ट मेंबर्स। तो इन 4 प्रकार के सदस्यों के साथ में शिखर सम्मेलन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें निर्णय सर्वसम्मति से किए जाते हैं। गुटनिरपेक्ष का जो पहला सम्मेलन था, शिखर सम्मेलन, वो 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में बुलाया गया था, लेकिन जो अभी का वर्तमान का है वो 25-26-2019 को अजरबैजान के बुकार में बुलाया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत अधिक निर्णायक स्थिति नहीं होने के कारण भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन लगातार अपने सम्मेलनों के द्वारा अपनी भागीदारी या अपनी सक्रियता प्रकट करता रहता है। इसकी आवश्यकता क्यों है? इसकी आवश्यकता इसलिए है कि समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो विवादास्पद मुद्दे या संघर्ष के मुद्दे या आपसी राष्ट्रीय हितों से संबंधित जो मुद्दे उठते हैं, उन पर वो अपना जो दृष्टिकोण है, प्रत्येक देश या प्रत्येक देशों के आधार पर जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, वो वैश्विक मसलों पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर सके। दूसरा, निरंतर सक्रियता और भागीदारी से प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण इसकी लोकप्रियता बनी रहती है। तो इसकी सदस्य संख्या इतनी अधिक है कि कभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय मसले पर ये अपनी उस लोकप्रियता या अपनी उस जो इसकी साख है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के, उसके द्वारा अपनी आवाज़ को रख सकता है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है, शांति काल में जब बहुत अधिक कोई विवादास्पद मुद्दे, युद्ध की स्थिति या संघर्ष की स्थिति नहीं होती है, तो प्रत्येक सदस्य राष्ट्र, क्योंकि एशिया के जो राष्ट्र हैं उनका जो आप कह सकते हैं राष्ट्रीय चरित्र है, ये एशियाई प्रकृति है, या जो भौगोलिक संसाधनों की स्थिति है या सामाजिक उनकी जो स्थिति है या आर्थिक विकास के उनके जो लक्ष्य हैं, वो कमोबेश एक जैसे हैं। अफ्रीका के राष्ट्रों के भौगोलिक स्थितियाँ एक जैसी हैं, लैटिन अमेरिका की एक जैसी हैं।
तो होता क्या है कि जब गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के सदस्य आपस में इंटरेक्शन करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, मिलते हैं, तो एक प्रकार से ये आपस में आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक समन्वय, व्यापार, आदान प्रदान और एक तरीके की राष्ट्रीय समझ विकसित करने का प्रयास करते हैं आप क्षेत्रीय आधार पर। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक तरीके का आर्थिक, सांस्कृतिक आदान प्रदान का, विचार विनिमय का मंच पे उपलब्ध कराता है, जो सामाजिक विकास में सहायक होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, एक संगठन के रूप में, चूँकि विश्व राजनीति में कोई भी राष्ट्र यदि किसी एक सशक्त संगठन के साथ संबद्ध नहीं है या जुड़ा हुआ नहीं है या उसके साथ उसकी भागीदारी नहीं है, तो किसी भी राष्ट्र पर संकट आने के समय या चुनौती आने पर उसे जो एक संगठनात्मक आधार चाहिए होता है अपनी रक्षा के लिए कूटनीतिक स्तर पर, वो उससे वंचित रह जाता है। तो इस स्तर पर जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो संगठनात्मक उपस्थिति के साथ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका का निर्वाह आज भी कर रहा है।